मित्रों नमस्कार। जीएस गाथा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशीष नायक। आइए देखते हैं हम लोग मेंसरिया, आपराधिक मनः स्थिति, ठीक है, जिसको दुराशा भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, सजा देने हेतु अपराध सजा देने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को सजा देने के लिए जो है दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है अपराध स्वयं में सही साबित हो, अपराध स्वयं में सही साबित हो, और दूसरा है अपराध करने का आशय, ठीक है। दूसरा है अपराध करने का आशय। अब अपराध स्वयं में सही साबित हो, इसका अर्थ क्या है? आपने एक फिल्म देखी होगी, एक पिक्चर देखा होगा अमिताभ बच्चन की, जिसका नाम है अंधा कानून। तो अंधा कानून फिल्म में जो है अमिताभ बच्चन को एक ऐसे आदमी के कत्ल करने के लिए सजा दी जाती है जिसका मर्डर हुआ ही नहीं होता, जिसका कत्ल अमिताभ बच्चन ने नहीं किया होता, लेकिन फिर भी उसे जो है सजा दे दी जाती है। देखिए, यहाँ पे देखिए अपराध स्वयं में साबित नहीं हुआ था, फिर भी उसको सजा दी जाती थी। तो अपराध करने का आशय, ये दो चीज़ों जब तक दो चीज़ें मिलेंगी नहीं तब तक सजा आप किसी भी व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे, परेशानी होगी। चलिए आते हैं एक्टस रियस पर। एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट। एक्टस का मतलब होता है एक्ट का मतलब होता है कार्य, जो भी कार्य आपराधिक कार्य। एक्टस का मतलब होता है आपराधिक कार्य। एक्टस रियस द गिल्टी एक्ट मतलब एक दोषपूर्ण कार्य। दूसरा है मेंस रिया। अब यह जो है एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसका प्लूरल होता है अर्थात बहुवचन होता है मेंटस। इसका प्लूरल होता है मेंटस, मेंटस रिया द गिल्टी माइंड, ठीक है। मेंटस माइंड, मेंसरिया का मतलब होता है द गिल्टी माइंड, ठीक है ना। एक दोषपूर्ण दिमाग, एक दोषपूर्ण दिमाग, ठीक है ना, एक दोषपूर्ण सोच। एक्टस रियस, ठीक है ना, एक गिल्टी एक्ट अर्थात एक आपराधिक कृत्य और एक दोषपूर्ण सोच अर्थात दुराशय, जिसको दोषपूर्ण सोच का मतलब दुराशय, आपराधिक मनः स्थिति। एक एक्टस रियस अर्थात एक दोषपूर्ण कार्य और एक दोषपूर्ण सोच मिलकर के ही क्राइम बनता है, ठीक है ना। क्राइम होने के लिए इन दोनों चीज़ों का होना आवश्यक है, एक आपराधिक कार्य, एक और दूसरा है आपराधिक सोच। तभी जो है एक क्राइम बनेगा, तभी अपराध बनेगा, वरना अपराध नहीं बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। मेंसरिया रिफर द स्टेट ऑफ माइंड। मेंसरिया रिफर द स्टेट ऑफ माइंड मतलब मेंसरिया का अर्थ होता है स्टेट ऑफ माइंड, अर्थात किसी भी व्यक्ति की दिमागी स्थिति, किसी भी व्यक्ति की दिमागी स्थिति। स्टेट ऑफ माइंड में दो चीज़ें हैं, स्टेट ऑफ माइंड में दो चीज़ें हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ एक्शन, नॉलेज ऑफ एक्शन, आपके कार्य का ज्ञान सही है कि गलत है, जो आप कार्य कर रहे हैं आपका दिमाग इस स्थिति में हो कि सही और गलत में अंतर पहचान सके। अ लैक ऑफ एक्शन, जिसे कहते हैं अवैध लोभ, जैसे हिंदी में कहते हैं अवैध लोभ, कार्य न करना, ठीक है। किसी वृद्ध इंसान को, अपने बूढ़े माँ बाप को भोजन और पानी न देना, तो लैक ऑफ एक्शन में आएगा, ठीक है। अब आते हैं मेंसरिया में कुल चार चीज़ें हैं। मेंसरिया में जो है कुल चार चीज़ें हैं या ये कह सकते हैं मेंसरिया चार प्रकार का होता है, या मेंसरिया में कुल चार चीज़ें हैं, या दूसरे तरीके से आप यह समझिए कि मेंसरिया जो है चार प्रकार के होते हैं। पहले आइए देखते हैं कौन कौन सा है। एक है पर्पज। पर्पज का हिंदी होता है, हिंदी में अर्थ है उद्देश्य। सेम एज ए इंटेंट, इंटेंट का मतलब है आशय। पर्पज और इंटेंट दोनों सेम ही है, ठीक है। नॉलेज, किस चीज़ का नॉलेज? जो काम मैं कर रहा हूँ वह अवैध है, इनलीगल है, जो काम मैं कर रहा हूँ वह अवैध है। अवेयरनेस ऑफ सर्टन फैक्ट, नॉलेज का अगर इंग्लिश में अगर हम देखें, अंग्रेजी में देखें तो अवेयरनेस ऑफ सर्टन फैक्ट। अब है रेकलेसनेस, ठीक है ना। अब है जो मेंसरिया का जो तीसरा प्रकार है वो है रेकलेसनेस अर्थात दुस्साहस। अब कोई लड़की पानी में डूब रही है या कोई लड़का पानी में डूब रहा है, मैंने जान पे खेल के उसको बचा लिया, इसे कहते हैं साहस, ठीक है ना, इसे कहते हैं साहस। यदि कोई लड़की सड़क पे जा रही है, सुनसान रास्ते पर जा रही है, मैंने उसके साथ छेड़छाड़ की या उसे किडनैप कर लिया, तो इस चीज़ को कहेंगे दुस्साहस, ठीक है ना। इस चीज़ को क्या कहेंगे? दुस्साहस कहेंगे।
जैसे आतंकवादी हमारे देश में आ जाते हैं तो इसको दुस्साहस कहते हैं। मैं अपने देश के लिए मर मिटूं सैनिक के रूप में, तो इसको साहस कहेंगे। तो साहस और दुस्साहस में यह अंतर है। अब ये देखिए, यह सब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव एक देखिए दो चीज़ होती है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब एक ऐसी चीज़ है जो पूरे संसार के बारे में पता हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव चीज़ें जो है पूरे संसार को पता होती हैं, और सब्जेक्टिव जो होती हैं एक व्यक्ति विशेष के बारे में है, एक व्यक्ति विशेष के बारे में होता है। यदि मैं दुस्साहस करूंगा तो किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में करूंगा, सभी के लिए नहीं, ठीक है। तो यह सब्जेक्टिव है। अब आता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है उपेक्षा। अब उपेक्षा का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए दो गाड़ी चल रही है, दो कार चल रही है आगे पीछे, एक कार यहाँ पर, एक कार यहाँ पर है। इस कार में जो लोग बैठे हुए हैं वो शराब पी रहे हैं और बियर पी रहे हैं। इन्होंने शराब पीने और बियर पीने के बाद जो है बोतल को फेंक दिया, जबकि दोनों गाड़ी चल रही है, और बोतल को फेंकने के बाद इस गाड़ी को शीशे पे लगती है या किसी भी इंसान पे लग जाती है और वह घायल हो जाता है या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वह उपेक्षा है। तो उपेक्षा जो है इसका एक्सक्यूज नहीं लिया जा सकता है। आप अगर गाड़ी बहुत तेज़ गति से चला रहे हैं तो किसी को ठोकर लग जाती है या लग जाता है, तो उसका आप जो है एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं। इज़ नॉट अलाउड एज एन एक्सक्यूज, ठीक है ना। आप इसके आड़ में छुप नहीं सकते हैं, मतलब ये है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब आइए देखते हैं हम लोग दुराशय अथवा मन स्थिति की उत्पत्ति, उसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लें। जैसे कोक महोदय ने कहा कि एक्टस नॉन फेसिट रिवम मिन सिट रिया, यह जो एक वाक्य, यह जो सेंटेंस है, इसकी उत्पत्ति अगस्टीन के रियम लिंगुअम नॉन फेसिट निसी मिन्स रिया से हुई है, ठीक है ना। इसका अर्थ यह होता है, जो कोक महोदय का जो सेंटेंस, एक्टर्स नॉन फेसिट रिवम मिन्स सिट रिया, कार्य स्वयं में अपराध नहीं है जब तक उसका मन दोषी ना हो, करने वाले का मन दोषी ना हो। कार्य स्वयं में अपराध नहीं है जब तक कि उसे आपराधिक आशय से न किया गया हो, ठीक है ना। कार्य स्वयं में अपराध नहीं है जब तक कि उसे आपराधिक आशय से न किया गया हो। तो कोक महोदय इस सेंटेंस की उत्पत्ति जो है अगस्टीन महोदय के इस सेंटेंस से मानते हैं, ठीक है ना। और 12वीं सदी तक मन स्थिति के भी जो कॉन्सेप्ट है वो आया नहीं था। धीरे धीरे 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में इसे स्वीकार किए जाने लगा, ठीक है ना। और इसका अर्थ होता था दुराशय। दुराशय का अर्थ होता था, ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दी से पहले स्वोद्देश किया गया कार्य, अर्थात जानबूझ करके किया गया कार्य, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है इंग्लैंड में चलते हैं, ठीक है ना। कॉमन लॉ में क्या है, इंग्लैंड में क्या स्थिति थी। दुराशय के तत्व को अधिनियम में परिभाषित प्रत्येक अपराध, दुराशय के तत्व को अधिनियम में परिभाषित प्रत्येक अपराध मुख्य रूप से वहाँ जहाँ इसे एक तत्व के रूप में स्पष्टता वर्णित नहीं किया गया, जहाँ इसे एक तत्व के रूप में, दुराशय को एक तत्व के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, ठीक है ना। तत्व के रूप में स्पष्टता वर्णित नहीं किया गया है, में स्वीकार किया जाना चाहिए, में स्वीकार किया जाना चाहिए, एक प्रश्न था, ठीक है ना। अब जहाँ पे इंग्लैंड के कानून में दुराशय एक तत्व के रूप में वर्णित नहीं है, क्या वहाँ भी स्वीकार किया जाना चाहिए?
अब इस पर जो है दो प्रमुख वाद है, आर बनाम प्रिंस और क्वीन बनाम टांसन। आर बनाम प्रिंस और क्वीन बनाम टालसन, ठीक है ना। आर बनाम प्रिंस जो है, यह जो है एक इंग्लैंड में एक कानून था कि 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची को अभिभावक की संरक्षकता से या उसके गार्जियनशिप से ले जाना वह अपराध की श्रेणी में आता था, ठीक है ना। अब प्रिंस जिस लड़की को लेकर के गया उसकी उम्र एक्चुअल में जो है 16 वर्ष से कम थी। अब जिस लड़की को यह लेकर के गया उसके बाप ने कहा कि लड़की की उम्र जो है 14 वर्ष थी, लेकिन प्रिंस को यह विश्वास था कि लड़की जो है करीब 18 साल की है, ठीक है। और लड़की ने जो है इसको बताया था कि मेरी उम्र जो है 18 वर्ष है, ठीक है ना। इस संदर्भ में जो है अब प्रिंस को यह पता ही नहीं था इस लड़की की एक्चुअल उम्र क्या है। जो उसको जानकारी थी वह गलत जानकारी उसको दी गई थी, ठीक है। अब क्वीन बनाम टांसल के बाद में क्या हुआ, अब इसमें टांसन ने जो है क्या किया, एक महिला से शादी की, शादी करने के कुछ समय बाद जो है उसको तलाक दे दिया। तलाक करने के बाद ये अमेरिका चला गया। अब अमेरिका जाने के बाद यह पता चला जो इसकी टालसन की बीवी थी वह जो है दूसरी शादी कर ली। टालसन जब अमेरिका गया तो इसके बारे में खोजबीन हुई कि जो अमेरिका जाने वाला जहाज़ था वो डूब गया। अब बहुत सारे सूत्रों से पता चला कि टालसन जो है वो डूब करके मर गया, ठीक है ना। डूब करके मरने के बाद इसकी बीवी ने 7 वर्ष के अंदर ही एक दूसरा विवाह कर लिया। ये द्विविवाह का मैटर है, ठीक है ना। और इस विश्वास के साथ किया कि टालसन की डेथ हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा एक मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ, एक आपको एक इशारा दे रहा हूँ। आप लोग जो है आपराधिक मन स्थिति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरा है सिराज बनाम रूटजन। अब दूसरा प्रश्न ये उठा, दुराशय की अवधारणा को सामूहिक अपराधों में न्यायाधीशों ने विरचना के माध्यम से संसद की संस्तुति के बिना जो है शामिल किया। न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में दुराशय को शामिल किया, जबकि संसद में ऐसा कोई एक्ट पारित नहीं किया गया था दुराशय से संबंधित। तो इसका एक केस है सिराज बनाम रूटजन। एक केस है सिराज बनाम रूटजन। ये केस है सिराज बनाम रूटजन। ठीक है ना। इसमें न्यायाधीश थे राइट, इसमें राइट थे। और दूसरा है होप्स बनाम विंचेस्टर कॉर्पोरेशन। इसमें न्यायाधीश कैनेडी थे। इसमें न्यायाधीश कैनेडी थे। आप लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीशों के नाम भी आजकल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सिराज बनाम रूटजन में न्यायाधीश राइट ने कहा प्रत्येक अधिनियम में मन स्थिति अंतर्निहित है। प्रत्येक अधिनियम में मन स्थिति जो है अंतर्निहित है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। जब तक कि इसके प्रतिकूल अर्थात जब तक कि इसके खिलाफ साबित न किया। प्रत्येक अधिनियम में आपराधिक मन स्थिति अंतर्निहित है, ठीक है ना। प्रत्येक अधिनियम में आपराधिक मन स्थिति अंतर्निहित है। ये कहा गया सिराज बनाम रूटजन में न्यायाधीश राइट, जस्टिस राइट के द्वारा, ठीक है। अब होप्स बनाम विंचेस्टर में न्यायाधीश कैनेडी ने कहा अधिनियम की हमें शाब्दिक रूप से व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है, जब तक कि कोई चीज़ यह न स्पष्ट करे कि मन स्थिति आवश्यक है। अधिनियम की हमें शाब्दिक रूप से व्याख्या करनी चाहिए जब तक कि कोई चीज़ यह न स्पष्ट कर दे
कि मन स्थिति आवश्यक है, ठीक है ना। अब इन दोनों का जो एक जिस्ट है आप लोग अपने किताब से थोड़ा सा डिटेल से पढ़िए, ठीक है ना। और जैसे आर बनाम प्रिंस है और आर बनाम टांसल है, ये किससे संबंधित है पूछता है, ठीक है ना। आर द्विविवाह से कौन सा संबंधित है, आर क्वीन बनाम टांसल। आर बनाम प्रिंस किससे है, प्री में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिराज बनाम रूटजन में न्यायाधीश कौन थे, होप्स बनाम विंचेस्टर कारपोरेशन में न्यायाधीश कौन थे, या यह केस किससे संबंधित है, दुराशय से संबंधित है या किससे, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा जानिए। अब हम लोग आते हैं भारत में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं क्या स्थिति है भारत में। अब आते हैं हम लोग भारत में। भारत में इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इंग्लैंड की कॉमन लॉ से बिल्कुल उल्टा है भारत में। क्योंकि भारत में जो कानून है वह लेखबद्ध है, ठीक है ना, वह लेखबद्ध है। इसलिए जो है जहाँ जहाँ भी दुराशय को बताया गया है वहाँ पे उसको लिख दिया गया है, ठीक है ना। भारत में अपराधों को सावधानी पूर्वक परिभाषित किया गया है और जहाँ भी दुराशय की आवश्यकता है उसको वहाँ परिभाषित कर दिया गया है। जहाँ भी दुराशय की आवश्यकता है उसको वहाँ परिभाषित ये कहाँ पे है, भारत में, ठीक है ना, आईपीसी में। ये कहाँ है, भारत में, आईपीसी में। दुराशय जो है, दुराशय शब्द जो है वह सिर्फ आपराधिक विधि में लागू होता है, सिविल न्यायालय में नहीं, ठीक है ना, सिविल विधि में नहीं। अब आते हैं हम लोग, तो आईपीसी में दुराशय जो है दो प्रकार से परिभाषित है, दो जगह इसका वर्णन है। पहला साधारण अपवाद में, दूसरा दुराशय जनित प्रत्येक अपराध में। दुराशय जनित प्रत्येक अपराध को अलग से परिभाषित किया गया है। ठीक है ना, साधारण अपवाद में और दुराशय जनित प्रत्येक अपराध को अलग से परिभाषित किया गया। अब देखिए साधारण अपवाद में कहाँ है, जैसे तथ्य की भूल, ठीक है, जैसे हो गया आपका तथ्य का भूल, विधि का भूल, मत्तता, शराब पी करके जो अपराध किए जाते हैं, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी काम, तुच्छ अपहानिकारित करने के लिए विकृत चित्तता, ठीक है ना, विकृत चित्तता, ये सब कुछ है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं दुराशय शब्द को दर्शाने वाले, इसमें दुराशय शब्द को दर्शाने वाले जैसे स्वेच्छा से धारा 39, विश्वास करने के कारण धारा 26 आईपीसी, विश्वास करने के कारण धारा 26, बेईमानी से धारा 24, धोखे से धारा 25, ठीक है, कपट पूर्वक, जानबूझकर, साहस, भ्रष्टता पूर्वक, स्वैरता, असावधानी से, उपेक्षा से, परिद्वेष या विद्वेष, ठीक है ना। इन शब्दों का अलग अलग जो सेक्शन में जो है बताया गया है आईपीसी के। अब इसमें 2 केस है, महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएच जॉर्ज, नोट कर लीजिए ऐसे ही, महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएच जॉर्ज, ये 1965 का एक केस है। महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएस जॉर्ज,
1965 का केस है ये, ठीक है ना। इसमें एक आदमी आता है बॉम्बे हवाई अड्डे पर विदेश से, और वह 34 किलो सोना लेकर के आता है, ठीक है ना। तो और उसे पता ही नहीं था कि भारत में जो सोना लाने की जो अधिकतम सीमा वह कितनी है। उसने कहा कि मुझे यह पता ही नहीं था, ठीक है। और ये हो गया। नाथूलाल बनाम एमपी राज्य, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये 1966 का केस है, 1966 का केस है, जिसमें गेहूं का व्यापार करता है नाथूलाल। तो इसके संदर्भ में है, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं खरीद लेता है, स्टॉकिस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इन केसों को, इन वादों को देख लीजिए और उसको समझिए। जो मैंने बताया है मेंसरिया क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसी है, ठीक है ना। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।